नमस्कार। आज हम लोकसभा 2024 के जो नतीजे आए हैं और उसके बाद जो अलग-अलग विश्लेषण आ रहे हैं, उन पर जरा एक गहरी नजर डालेंगे। जी कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम बातें हैं, वो निकलकर सामने आए। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करते हैं। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सत्ता में तो लौटा ही है, पर इस बार कहानी थोड़ी अलग है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, एनडीए को कुल मिला के 293 सीटें मिली हैं। हाँ, लेकिन इसमें बीजेपी की अपनी सिर्फ 240 सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 272। अच्छा, तो मतलब वो पीछे रह गए। जी हाँ, वो पीछे रह गए। अब उन्हें सरकार चलाने के लिए जैसे टीडीपी है, जेडीयू है, इन सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उन्हें मिली हैं 234 सीटें, जी जिसमें कांग्रेस की अपनी 99 सीटें हैं। हाँ, कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा। तो मतलब साफ है कि करीब 10 साल बाद ये गठबंधन वाली राजनीति जो है वो वापस आ गई है। बिल्कुल, और इसका सीधा असर हमें फैसलों पर देखने को मिलेगा। अब वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। अब आम सहमति बनानी पड़ेगी, जो पिछले आप देखिए 1 दशक से काफी अलग स्थिति है। सही कहा। बीजेपी का वो 400 पार वाला नारा तो खैर वो हकीकत से काफी दूर रह गया। हाँ, वो तो है। और दक्षिण भारत में भी जैसे तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ एआईडीएमके जैसी पार्टियों के सामने उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। अच्छा, नतीजों का असर तो हमने अर्थव्यवस्था पर भी देखा, वो भी फौरन। 4 जून जिस दिन नतीजे आए, शेयर बाजार तो बुरी तरह लुढ़क गया था। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। सेंसेक्स करीब 4,390 अंक नीचे। बाप रे, वो तो लगभग 5.74% हुआ। जी, और निफ्टी भी करीब 1379 अंक मतलब 5.93% नीचे आ गया था। कहते हैं निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए उस दिन। हाँ, ये आंकड़ा आया था। हालांकि बाजार ने रिकवर भी जल्दी कर लिया। हाँ, वो तो हुआ, लेकिन ये जो शुरुआती गिरावट थी। देखिए, ये गिरावट शायद बाजार की एक तरह की घबराहट दिखाती है। शायद नीतिगत अनिश्चितता को लेकर कि भाई अब गठबंधन सरकार है तो क्या होगा। अच्छा। मूडीज जैसी जो रेटिंग एजेंसियां हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया है। उनका कहना है कि गठबंधन सरकार के चलते शायद जो कड़े आर्थिक सुधार हैं, हाँ, उनकी रफ्तार शायद थोड़ी धीमी पड़ सकती है, क्योंकि अब सहयोगियों को साथ लेकर चलना होगा, उनकी भी सुननी पड़ेगी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ धीमा ही पड़ जाएगा, मतलब विकास वगैरह? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। मूडीज का ये भी मानना है कि जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंडिया जैसे जो क्षेत्र हैं, जी, उनमें सरकारी निवेश जारी रहने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये अच्छी बात है। पूरी सरकारी खर्च है, निवेश है, वो शायद चलते रहेंगे। अब देखिए, आने वाले बजट पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। सही कहा। अच्छा, इन नतीजों ने कुछ पुरानी लेकिन अहम बहसें भी फिर से छेड़ दी है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो परिसीमन वाला मुद्दा और एक राष्ट्र एक चुनाव। हाँ, सही कहा। परिसीमन यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का दोबारा से बंटवारा होना। जी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये होना है 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर। लेकिन इसको लेकर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में काफी चिंताएं हैं, खासकर दक्षिण के राज्यों में। क्यों? उन्हें क्या डर है? उन्हें डर ये है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से संसद में उनका प्रतिनिधित्व, उनकी आवाज कम हो जाए। ओह, ये तो गंभीर बात है। और एक राष्ट्र एक चुनाव का क्या चल रहा है? एक राष्ट्र एक चुनाव मतलब लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। हाँ, इस पर जो समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन देखिए इसे लागू करना आसान नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत है? इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। और साथ ही कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होगी। अच्छा। तो गठबंधन के इस दौर में ये सब हासिल करना और भी मुश्किल हो सकता है। ये दोनों ही मुद्दे, परिसीमन और एक राष्ट्र एक चुनाव, असल में केंद्र और राज्यों के रिश्तों के भविष्य से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अगर हम चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठे थे उनकी बात करें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि बीजेपी ने अपने अभियान में ओबीसी और दलित समुदायों पर काफी फोकस रखा था। जी हाँ, ये बात विश्लेषणों में आई है। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से संविधान और धर्मनिरपेक्षता को लेकर चिंताएं जताई गई। हाँ, ये भी सुनने में आया था।
ये कहा गया है कि इनको कमजोर किया जा रहा है। तो ये दोनों ही बातें जो हमें मिले विश्लेषण है उनमें प्रमुखता से दिखती हैं। ये दिखाता है कि चुनाव में सामाजिक समीकरण और जो सिद्धांत हैं दोनों पर ही बहस हुई। हाँ, और यहाँ ये साफ कर दें कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो हमारे स्रोतों में कहा गया है। इसमें हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ जानकारी देना हमारा काम है। तो कुल मिला के अगर हम समेटें तो इन चुनावों के बाद तस्वीर क्या बन रही है? एक तो ये कि गठबंधन सरकार का दौर वापस आ गया है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अर्थव्यवस्था ने शुरुआती झटका जरूर झेला, लेकिन फिर स्थिरता दिखा दी है जी। और तीसरा, परिसीमन जैसे जो बड़े संवैधानिक मुद्दे हैं वो फिर से बहस के बिल्कुल केंद्र में आ गए हैं। सही, ये मुख्य बात है और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर, कि गठबंधन राजनीति की इस वापसी और परिसीमन जैसे ये जो बड़े संवैधानिक सवाल हमारे सामने हैं, इनके बीच आने वाले सालों में भारत अपनी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों की, राज्यों की अपनी उम्मीदें हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि यही संतुलन आने वाले वक्त में देश के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।